अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, कुछ टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक्स पाकिस्तान के GF-17 और इंडिया के LCA तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर है। रिसेंटली इंडिया ने तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ क्लेम्स किए हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट था, जबकि दूसरी तरफ खुद एडमिट भी कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा नहीं था। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या समझता है और GF-17 की रिसेंटली जो डील है अजरबैजान के साथ वो एक्सटेंड हो चुकी है और इसको ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आप ये न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट देखें तो क्लियरली वो ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, यानी कि 7 से लेकर 10 मई के दरमियान का जो एक शो डाउन था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें पाकिस्तान ने अपने GF-17 एयरक्राफ्ट को फ्रंट लाइन पर यूज़ किया। इसके साथ मल्टीपल पाकिस्तानी वेपन्स थे। पाकिस्तान ने अपने मुल्क में तैयार करदा वेपन्स को फ्रंट लाइन पर यूज़ किया, जैसा कि फतेह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम थे। उसके साथ साथ पाकिस्तानी मेड यीहा-3 ड्रोन्स थे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स थे जिन्होंने रिपोर्टेडली जैम किया राफेल एयरक्राफ्ट को। इन वेपन सिस्टम्स को पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर यूज़ किया। जबकि आप दूसरी तरफ इंडिया को देखें तो इंडिया ने भी कुछ इंडियन मेड वेपन्स को यूज़ किया, जैसे कि ब्राह्मोस मिसाइल था। जबकि उसके अलावा जो ज़्यादातर इंडिया ने वेपन्स यूज़ किए वो या तो फ्रेंच साख्ता राफेल थे, रशियन S-400 थे, इजरायली MR-SAMs थे। तो आपके सामने ये एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि किस मुल्क को अपने तैयार करदा इक्विपमेंट पर ज़्यादा भरोसा था। और यही चीज़ ये न्यूज़ आर्टिकल बात भी कर रहा है कि इस पूरे शोडाउन में GF-17 फ्रंट लाइन पर रहा था, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट को कहीं भी नहीं दिखाया गया था। जो इंडिया की तरफ से लीड कर रहे थे एयरफोर्स को वो राफेल थे, Su-30s थे, MiG-29 थे। जबकि पाकिस्तानी साइड पर जो दो एयरक्राफ्ट लीड कर रहे थे मेनली वो Jet-NC और GF-17 ब्लॉक 3 थे, और सेकंड लेयर में आपको F-16s और GF-17 ब्लॉक 2 नजर आएंगे। और ये चीज़ जाहिर बात अब इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं उन्हें भी इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। अब इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यूँ निकला कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस करती है अपने सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू कि आज़रबाईजान के साथ जो पाकिस्तान की GF-17 एयरक्राफ्ट की डील थी वो पहले 16 एयरक्राफ्ट की थी, $1.6 बिलियन की, वो अब एक्सटेंड हो चुकी है और आज़रबाईजान पाकिस्तान से खरीदेगा 40 GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जिनकी टोटल कीमत होगी $4.6 बिलियन। यानी कि यहाँ एक GF-17 $100 मिलियन प्लस में पड़ रहा है आज़रबाईजान को। लेकिन ये इतना महंगा क्यों है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकली पूरी डील्स को देखना पड़ेगा। जो इस तरह की डिफेंस डील्स होती हैं, खासतौर पर फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए या इवन जब आप टैंक्स खरीदते हैं, कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो सिर्फ वो इक्विपमेंट नहीं खरीदा जाता, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स भी खरीदे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर इंजन भी खरीदे जाते हैं, वेपन सिस्टम भी खरीदा जाता है, यानी कि जो वेपन पैकेज होता है उसमें आपके एयर टू एयर मिसाइल्स आते हैं, आपके एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स आते हैं, आपके एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं। इसके साथ साथ आपके पायलट्स की ट्रेनिंग होती है और जिस कंट्री से आप वो वेपन सिस्टम ले रहे होते हैं वो कंट्री वहां पर आपको उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करके देती है। रिसेंट सैटेलाइट इमेजरीज के मुताबिक आज़रबाईजान ने नए हैंगर्स तामीर कर लिए हैं। ये 16 हैंगर्स एक जगह पर देखे जा सकते हैं और अभी मजीद तामीर किए जा रहे हैं। और इन नए हैंगर्स में GF-17 एयरक्राफ्ट को रखा जाएगा आर्जी तौर पर, क्योंकि आज़रबाईजान को GF-17 जैसे एयरक्राफ्ट को रखने के लिए हार्डन शेल्टर्स की ज़रूरत है, जैसे कि पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। हार्डन शेल्टर का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर कोई मिसाइल या बॉम्ब लग भी जाए तो वो डैमेज सस्टेन कर लेता है। जो इस तरह के टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं ये सिर्फ वक्ती तौर पर आपको एज आ हैंगर के तौर पर काम करके देते हैं कि एयरक्राफ्ट आप यहाँ रख लें, ये लॉन्ग टर्म में कोई इतने कामयाब नहीं होते। तो यहाँ ऑब्वियस नजर आ रहा है कि आज़रबाईजान हार्डन शेल्टर्स की तरफ जाएगा और GF-17 को ऑपरेट करने के लिए ये इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में ज़रूरी भी है। अब GF-17 कामयाब हुआ इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कि इसने भुज और आदमपुर पर S-400 के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय किया। उसकी सैटेलाइट इमेजरी भी रिलीज हुई। वेस्टर्न मीडिया में जो खास तौर पर उनके कुछ थिंक टैंक्स थे वो इसको मान भी रहे हैं। उसके बाद इसकी कामयाबी आपके सामने है कि आज़रबाईजान ने इसके ऑर्डर्स दुगना से भी ज़्यादा कर दिए हैं और नाइजीरिया भी इसको दोबारा से ऑर्डर कर सकता है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। वो इसे बड़े लंबे अरसे से कंसीडर कर रहे हैं, बट बजट कंस्ट्रेंट्स होती हैं और बहुत से जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी होती हैं जिसको लेकर वो इन चीज़ों को निगोशिएट कर रहे हैं। इराक इस वक्त पाइपलाइन में है। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक हमारी मालूमात हैं आज़रबाईजान के बाद इराक वाली साइड को डिलीवरीज वगैरह इस तरह करके स्टार्ट होंगी और बाकी कंट्रीज़ भी हैं जो आपको आने वाले वक्त में नज़र आएंगी। आप LCA तेजस एयरक्राफ्ट पर आ जाएं।
जो इस पूरे स्टैंड ऑफ में कहीं नज़र नहीं आया। और ये नॉर्मली बेंगलुरु में इन्होंने रखे होते हैं क्योंकि 40-50 टोटल है इनके पास, और उनमें से आधे प्रोटोटाइप्स हैं वो जंग के माहौल में आप यूज़ ही नहीं कर सकते, उन पर वेपन इंटीग्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो 16 के एयरक्राफ्ट हैं इनके पास FOC स्टैंडर्ड के, उन पर भी वेपन इंटीग्रेशन मुकम्मल नहीं हुई। आप मल्टीपल जो वेपन सिस्टम्स मुख्तलिफ मीडिया साइट्स पर देखते हैं कि ये भी तेजस फायर कर सकता है, ये भी तेजस फायर कर सकता है, वो तमाम प्लान्ड है तेजस पर कि वो लगाए जाएंगे। अभी उनमें से आधे इंटीग्रेटेड हैं और ये खुद अब इंडियन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी मान रहे हैं। कुछ इंडियन डिफेंस साइट्स की तरफ से रिसेंटली ये क्लेम किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में तेजस एयरक्राफ्ट ने GF-17 को लॉक कर दिया था बगैर उड़े हुए। हालांकि ये अब एविडेंट है कि तेजस एयरक्राफ्ट इस पूरे मिशन में कहीं नज़र भी नहीं आया। और इसके साथ साथ जो सोर्स क्लेम कर रहा है यानी कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, उसके बारे में रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ट्वीट किया और ये क्लेम किया कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग फेक न्यूज़ चला रहा है कि हाल और अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो लोकल प्रोडक्शन के लिए आपस में निगोशिएट कर रही है, या लोकल प्रोडक्शन उन्होंने आई थिंक तय कर दी है। तो जो मीडिया एजेंसी इस तरह की फेक न्यूज़ पैडल कर रही है उसको खुद इंडिया का एक सरकारी अदारा डिबंक कर रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया के अपने अंदर इस वक्त कितनी ज़्यादा डेस्परेशन है। और खुद इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मान रहे हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडिया के प्रोफाउंड फिगर्स सोशल मीडिया पर बैठ के इंडियन एयरफोर्स को बातें सुना रहे हैं। भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उन्होंने रगड़ दी और वो नुकसान करा लिया, हमारे इतने जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर। आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। और बताइए देश को और शर्म क्या है जब आप एक बड़ा फेलियर हुआ है। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया POK? दे विच जहाज डिगा ये तो कंफर्म्ड है। क्यों तस्वीरें आ गई जी। पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अभी सरकार पता भी नहीं लगा पाई और कह रही हो पाकिस्तान से आए थे। जब तुम्हें पता पाकिस्तान से आए तो बीच में क्यों नहीं पकड़े गए? आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर कह रहे थे इंडिया की ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। उनकी जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है। जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमजोर नहीं है, उसका मैंने एविडेंस दिया। 73 देशों में हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाते हैं। आप एक नेपाल तक को अपने साथ नहीं खड़ा कर पाए इस युद्ध में। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਚਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ नहीं। सवाल तो पूरा देश उठा रहा है कि भाई आतंकवादी 200 किलोमीटर भारत में घुसा। उसने इतों तक दसिया कि मिंटू यार 2-3 पिंडां च समान खिल रहा होया जाता किते ना किते कुछ ऐसा होया, क्योंकि ते पूरा चर्चा है। CNN ते मेरे ख्याल दे नाल शायद वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये गल जिहड़ी है वो कर रहे। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। मैं वॉर नहीं चाहता, हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें, क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है। हम ले से सर क्रीक तक 300 से 400 ड्रोन भेज दिए। पता होना चाहिए देश के अंदर असलियत क्या है। मत पूछो, तभी मत पूछो, जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है। सवाल मत पूछो, हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है? पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, और आपके इस गलत कदम से हमारे देश की सेनाओं को नुकसान हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं चाहते? अभी मत पूछो, तभी मत पूछो, जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है, क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कि सवाल मत पूछो, हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है ये? कहीं सिंदूर बहा रहे हैं, कहीं कुछ करें। और जानते हैं, एक और चीज बताना चाहती हूँ, मानक जी ध्यान से सुनिएगा। कल से हेडलाइन बदलने के लिए, क्योंकि ये सिंदूर वाला जो पटाखा था ये फुस हो गया प्रधानमंत्री का, तो इसलिए वो लोग एक घटिया से बंदे का वो कर रहे हैं, बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, हाईवे पर दिखा रहे हैं। हेडलाइन बदलने की कितनी कोशिश कर लो, इस देश से ये सवाल पूछे बगैर आप नहीं जा सकते, आप छूट नहीं सकते कि आपने सीजफायर किया कैसे। ठंडे दे विच जहाज डिगा ये तो कंफर्म्ड है। क्यों तस्वीरें आ गई जी।
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੁਖਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਯਾਰ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਐਸੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਦੂਰ ਡਿੱਗੇ ਆ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CNN ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। CNN ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਰਾਮਬਾਨ, ਅਕਨੂਰ ਤੇ ਪੀਸੀਆਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, CNN ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੁੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, परखण खोजण दा समय नहीं है। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट-10 विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेलियर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हें मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात आज भी आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं टूट चुकी होंगी। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार अर्थव्यवस्था, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में तो। और अभी किस किस से दबेंगे? आप ट्रंप से दब रहे हैं, आप चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे और बताइए देश को। और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो, कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म ये है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चोर का नारा जो है ना, वो सच सिद्ध होने वाला है। इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते। वो तो बढ़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं,
लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया। आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीद है बधाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बताई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके लाके देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है तो पीओके तो पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी, और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है, इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है जी। बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी। चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप, खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर बहा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके पास चीन इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। लेकिन हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा फेलियर हुआ है। आप इजरायल और अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। जो ट्रंप कहता है आप करते हैं। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया पीओके, वेयर इज ऑल दैट रेटरिक? बात कर रहे हैं कि पीओके जस्ट अ कप ऑफ टी है, भारत क्या कहेगा, चाय में दूध डालना है, आइए पीओके डाल देते हैं। बलूचिस्तान चाहिए, ओके, चाय में शक्कर डालनी है, आइए ये डाल लेते हैं। अच्छा फिर हमें बिस्किट भी चाहिए तो लाहौर भी ले लेते हैं। हमने नहीं चलती है, हम कर रहे हैं। आप अमेरिकन, आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि व्हाट ट्रम्प सेड वाज नॉट करेक्ट, एंड दे विल नॉट से इट। दे आर सेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी ब्रोकन द पीस। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पाकिस्तान को मनाया और IMF से उसको पैसे भी दिलवाए। दीप्ति काला, नो ऐसे नहीं, ये नो रिस्पेक्ट ऑन दिस, नो रिस्पेक्ट ऑन दिस। ही इज सिंपली सेइंग पूरी रात बातचीत हुई है, उन्होंने मैं मोदूंगा ट्वीट अभी सर, सीज फायर सब यूज कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो करंटली पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी और डॉक्ट्राइन थी इंडिया को एक डायलेमा में डालने की, वो कामयाब रही है। और इंडिया अब उसी शिशोपंज में मुब्तला है कि उन्होंने करना क्या है, उनका अगला स्टेप होना क्या चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।